नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। 16 मई के पहले शिफ्ट का एग्जाम यहां पर हो चुका है। कैसा रहा आपका पेपर, कितने क्वेश्चंस यहां पर कहां से आए हैं, कैसा पेपर है, मैं आपको सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। और मैं लगभग आपको 30 क्वेश्चंस भी बताने वाला हूं कि एग्जैक्टली कौन से क्वेश्चंस यहां पर आपके पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, तो सारी बातचीत हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज, अगर हम लोग यहां पर पेपर के लेवल की बातचीत करेंगे तो पेपर यहां पर जो है वो आपका आज का जो पेपर है वो यहां पर इजी साइड में है। नो डाउट कुछ बच्चों के लिए तो ये पेपर यहां पर मॉडरेट तो लगेगा ही लगेगा। जैसे कि हमेशा देखा गया वैसे ही आज भी इसमें कोई चेंज नहीं आया कि ऑर्गेनिक का वेटेज यहां पर आपका सबसे ज्यादा था। फिर यहां पर आपके इनऑर्गेनिक का वेटेज, आपको पता है कि इनऑर्गेनिक में कोऑर्डिनेशन का वेटेज बहुत चल रहा है, तो उसी तरीके से आज भी चीजें यहां पर रिपीट की हैं। लगभग 10 से 11 क्वेश्चंस यहां पर आपके आए हुए हैं। 25 से 26 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ऑर्गेनिक से, और बाकी बचा हुआ यहां पर आज फिजिकल से जो है वो आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से एक पैराग्राफ यहां पर देखा गया, जिसकी वजह से टोटल यहां पर लगभग 12-13 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके फिजिकल केमिस्ट्री से यहां पर देखे गए हैं। अगर मैं यहां पर शुरू करता हूं कौन कौन से यहां पर आपके क्वेश्चंस आए थे, लगभग मैं 30 क्वेश्चंस आपके साथ यहां पर डिस्कस करने वाला हूं, जो एज इट इज यही क्वेश्चन आए थे। यहां पर आया था कि अगर हम लोग यहां पर 3-मेथिल फिनॉल का नाइट्रेशन करवाएंगे तो क्या होगा यहां पर आपका 3-मेथिल। यहां पर तो 3-मेथिल फिनॉल का मतलब यह हुआ, एक तरीके से इन्होंने ये आपका क्या कहते हैं मेटाक्रिसॉल की बातचीत किया है, और इसका आपको यहां पर नाइट्रेशन करवाना है। तो इसके लिए यहां पर आपके पास HNO3 और H2SO4 यहां पर अवेलेबल होगा, हाँ या ना। कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड H2SO4। तो ये बात आपको यहां पर पता होनी चाहिए कि क्या होगा, NO2 जुड़ेगा। NO2 कहां पे जुड़ता है? अब अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो ये हमको पता होना चाहिए कि OH और CH3 दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, दोनों एक्टिवेटिंग ग्रुप है, लेकिन ये जो होता है ये आपके यहां पर इसका +M होता है, ये +M के थ्रू डोनेट करता है। तो हम जो यहां पर अपना ग्रुप रखने जाएंगे, आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेंगे। तो कहां पे रखेंगे, आर्थो पे रखें कि यहां पर हम लोग जो है वो पैरा पे रखें? तो देखो, आप आर्थो पे भी रख सकते हो, लेकिन इस वाले आर्थो पे रखोगे, इस वाले पे नहीं तो स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा। तो इस वाले पर इस वाले पे यहां पे रख सकते हो। मोनो नाइट्रेशन करना है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमको यहां पर जो है वो पैरा पोजीशन पर लेकर जाना होगा, क्योंकि पैरा जो होता है वो मेजर होता है आपका। आगे यहां पर देखो एक क्वेश्चन आया था, मोलैलिटी निकालना था। बेंजीन के 75 ग्राम में 2.5 ग्राम जो है वो आपका एसिटिक एसिड जो है वो घोला गया है। तो आपको यहां पर मोलैलिटी निकालना था। मोलैलिटी का फॉर्मूला सबको पता है, यहां पर क्या होता है, सॉल्यूट के मोल WB/MB हो जाएगा, मास बटे मोलर मास हो गया। यहां पर मोल्स यहां से निकाल देंगे, और सॉल्वेंट का वेट, चूंकि यहां पर ग्राम ग्राम की बातें कर रहा है तो ऊपर आप यहां पर 1000 से गुणा कर दोगे। अगर हम देखेंगे सॉल्यूट का वेट कितना है तो 2.5 ग्राम है 75 ग्राम के सॉल्वेंट में, तो इसका आपको यहां पर मोलर मास रखना पड़ेगा। इसका कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, 24 3 27, 1 28, 28, और ये आपका हो जाएगा कितना, ये 16 दूनी 32, मतलब यहां पे 60 आ जाएगा। और कितना दिया गया आपका, ये 75 ग्राम दिया गया है, ऊपर 1000 से गुणा कर देंगे, यहां से आपकी मोलैलिटी आ जाएगी। बहुत बेसिक सी बातें हैं। देखो, ये क्वेश्चन यहां पर फिर से रिपीट किया मैंने। कल आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड 50 क्वेश्चंस में भी ये करवाया था कि भैया यहां पर रेट कांस्टेंट दिया गया, T½ आपको निकालना है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। यहां पर सबको पता है, कल भी सेम क्वेश्चन मैंने कराया था, 0.693 अपॉन रेट कांस्टेंट इसका फॉर्मूला होता है। ये आया था आपका। आर्हीनियस इक्वेशन यहां पर आपसे एकदम डायरेक्ट पूछी गई थी कि क्या एक्सप्रेशन होगा। सिंपल आपसे यहां पर एक्सप्रेशन जो है वो पूछा गया था। आज के क्वेश्चंस के लेवल काफी यहां पर नीचे दिखाई दिए हैं। हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शंस पहचाननी थी। आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोग यहां पर जो है वो RCONH2 लेते हैं या PHCONH2 ले सकते हैं। कुल मिला के आप यहां पर एसिड एमाइड लोगे, और इसकी रिएक्शन जो है वो हम लोग Br2 KOH या NaOH से करेंगे, CO को गायब कर देंगे और RNH2 या PHNH2 बनता है। ये वाली बातचीत भी आपको यहां पर बहुत अच्छे से पता है। इसके अलावा यहां पर देखो तो इन्होंने Br2CCl4 से, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है। ऐसा क्वेश्चन आपका मैंने वहां से भी करवाया है। मैंने आपको यहां पर इवन ऑर्गेनिक का माइंड मैप एकदम लास्ट सेशन की मैं बातचीत करूं,
मैं पूरी केमिस्ट्री के लास्ट रिवीजन की बातचीत करूं तो सेम रिएक्शन मैंने यहां पर आपको कराया था। मैंने कहा था Br2CCl4 के साथ रिएक्शन कराओगे तो बिस डाइब्रोमाइड बनता है यहां पर आपका, देख लीजिएगा जाके, सेम बातें मैंने आपको यहां पर कराया है। तो इस तरीके से यहां पर आपका ये बिस डाइब्रोमाइड जो है वो बन रहा होता है। आइसोटोनिक सोल्यूशन के क्या सेम होने चाहिए, यहां पर क्या सल्यूट सेम होगा? नहीं। देखो आइसोटोनिक मतलब समपरासरी विलयन, मतलब जहां पर परासर दाब ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा तो कंसंट्रेशंस भी सेम होते हैं, मोलैरिटीज भी सेम होती हैं, इसी बेसिस पर आप सोल्यूशन करते हो। तो यहां पर भैया देखो सीधी सी बात है कि सोल्यूशन करते हो का मतलब यह है कि क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। सॉल्यूट और डेंसिटी का कोई लॉजिक नहीं बनता यहां पर। सॉल्यूट कैसे सेम होगा? क्वेश्चंस आप कितने पढ़े हो कि ये वाला सॉल्यूट इसके साथ आइसोटोनिक है, इसका इतना सॉल्यूशन, मतलब किसी एक सॉल्यूट का सॉल्यूशन उसका आपको कंसंट्रेशन दिया गया होगा कि ये इतने के साथ जो है वो आइसोटोनिक है, तो ऑब्वियस सी बात है सॉल्यूट तो नहीं सेम होगा। यहां पर क्या होता है कि कंसंट्रेशन सेम होते हैं, तो डेंसिटी की भी कोई बात नहीं है। हाँ एक बात होता है कि अगर यहां पर आपके जो है वो क्या कहते हैं, अगर यहां पे कंसंट्रेशन सेम होगी तो निश्चित तौर पे आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी सेम होगा। रीजन ये होगा यहां पर इनका कि भैया देखो ये है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, सल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे अल्टीमेटली सल्यूट की कंसंट्रेशंस पे, मतलब यहां पे अल्टीमेटली ये कंसंट्रेशन पे जो है वो डिपेंड कर रहे होंगे सॉल्यूशंस के। देखो मैंने क्या कहा, सल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेंगे, और अगर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन सेम होंगी तो यहां पर ये भी आपके सेम हो जाएंगे। ऐसी बातचीत आप देख सकते हो। यहां पर आया था मिथाइल टर्सरी ब्यूटाइल ईथर, मतलब यहां पर एक साइड सिंपल मिथाइल लगा दो, एक साइड यहां पर टर्सरी ब्यूटाइल लगा दीजिए आप। यहां पे ये टर्सरी ब्यूटाइल है, इसकी रिएक्शन आप यहां पे HI के साथ कर दो। यहां पर क्या होता है, लोन पेयर सबसे पहले H+ को पकड़ता है, यहां पर ये OH+ बनेगा। मैंने कितनी बार ये बात बोला था, सेम क्वेश्चन मैंने आपको कराया है कि भैया सबसे पहला काम आप ये करो कि बॉन्ड को दोनों साइड से तोड़ के देखो क्या किधर से भी आपको 3 डिग्री कार्बोकैटायन या रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन मिल रहा है। तो यहां से आप देखोगे तो आपको यहां पर 3 डिग्री कार्बोकैटायन बहुत इजीली यहां से मिल जाएगा। तो ये बन जाएगा यहां से आपका CH3OH+, यहां से आप देखोगे तो ये आपको मिल जाएगा 3 डिग्री का यहां पर आपको कार्बोकैटायन बड़े इजीली यहां पर आपको ये मिल जाएगा। अब इसके बाद अगर देखोगे तो I- के साथ यहां पे रिएक्शन होगा, तो ये यहां पर आपका जो है कुछ इस तरीके की बातचीत जो है वो यहां पर देखने को मिल जाएगी। ये हो जाएगा आपका यहां पर आंसर। समझ गए क्या यहां पर? तो ये यहां पर आंसर आपका होने वाला था। फिलहाल क्वेश्चन में जो आंसर्स थे वो यहां पर नाम के बेसिस पे थे, इनके नाम आपको बताने पड़ेंगे। ये क्वेश्चन आया था कि ग्लूकोज कैसा पॉलीमर है, लीनियर या ब्रांच्ड। आपको मैंने ब्रांच्ड 2 ही जगह पे नाम यूज किया था, एक मैंने एमाइलोपेक्टिन और एक ग्लाइकोजन, और कहीं पर मैंने बातचीत नहीं किया था। वैसे भी ये लीनियर होता है आपका, ठीक है। और हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमको यहां पर जो है वो बीटा डी ग्लूकोज यहां पर देखने को मिलेगा, चूंकि ये बीटा डी ग्लूकोज का ही तो पॉलीमर होता है। आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड की रिएक्शन सिल्वर नाइट्राइट से, ध्यान सुनना, पहले आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड बना दो। दिस इज द आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड हो गया यहां पर आपका। सिल्वर नाइट्राइट समझ रहे हो क्या होता है? नाइट्राइट क्या होता है? NO2- यहां पे बेसिकली AgNO2 के साथ रिएक्शन करवानी। याद करो मैंने कितनी बार बोला था भैया, KNO2 AgNO2, KCN AgCN बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो अगर आपको याद हो तो ये भी मैंने बताया था KCN में CN जुड़ता है, AgCN में NC, लेकिन इसका उल्टा हो जाएगा KNO2 और AgNO2 में। KNO2 में यहां पर आपका ONO जुड़ता है और यहां पर आपका जो है वो NO2 जुड़ता है। आप सिंपल यहां पर आप Br को हटा दो और यहां पर आप जो है वो NO2 यहां पर जोड़ दो। बेसिकली ये जो है ये आपका यहां पर 2 डिग्री RX है। क्या है ये आपका 2 डिग्री RX है, और 2 डिग्री RX के आगे हम लोग यहां पर अपने नेगेटिव चार्ज के न्यूक्लियोफाइल को लगाने जा रहे हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये रिएक्शन बड़े आराम से यहां पर SN2 हो जाएगी। ये आप मत सोचिएगा कि एलिमिनेशन की तरफ भी आपको सोचना है, नहीं। एलिमिनेशन की तरफ हम सोचते तब जब हमारे पास RO- Na+ या टर्सरी ब्यूटॉक्साइड जैसे यहां पर हमारे पास न्यूक्लियोफाइल मिल रहे होते हैं। यहां पर इसका IUPAC नेम आपके सामने आया हुआ था, आप देख सकते हो, बहुत ईजी है। इसका नाम क्या हो जाएगा? एथिलीन डाइअमीन। E से शुरू होगा, ये आपका यहां पर C से शुरू होगा, तो इसका नाम हम लोग यहां पर क्या लिख देंगे? इसका नाम हो जाएगा डाइक्लोराइडो
EN के लिए आपको पता है कि यहां पर हम लोग बिस ट्रिस वर्ड यूज करते हैं, 2 है इसलिए बिस वर्ड यूज करेंगे, बिस एथिलीन डाइएमीन या इथेन 1,2 डाइएमीन। अब ये तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि वहां पर क्या दिया गया होगा। और फिर उसके बाद यहां पर आपका ये CO मतलब हो जाएगा यहां पर कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो माइनस प्लस है, तो यहां पर अगर हम निकालेंगे तो x - 2 + 0 = +1 हो जाएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, कोबाल्ट 3 आ जाएगा आपका, और बाहर Cl लगा है तो इसका हो जाएगा यहां पर नाम क्लोराइड। तो इस तरीके से यहां पर IUPAC नेमिंग देख सकते हो। यहां पर पूछा था अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, बहुत साफ साफ दिख रहा है कि ये आपका Pt+2 है। ठीक है, मैंने हमेशा से बोला है कि भैया जब भी आपके Ni के नीचे PD Pt का कोई भी कॉम्प्लेक्स आ जाए तो वो भैया स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स वर्ग समतलीय संकुल ही होता है। ठीक है, ऊपर से Pt+2 की बात कर रहे हो, D8 और D8 वो हमेशा कोई भी लिगेंड हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आपके नहीं होते हैं। D6 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आपका उसमें क्या कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, और D8 प्लस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यहां पर आपके कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आपके नहीं होंगे। यहां पर आपको म्यू का ऑर्डर बताना था, सब में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देख लेते, बस यहां पे म्यू निकालने की कोई जरूरत ही नहीं थी। यहां पर अगर हम सबसे पहले Mn की बातचीत करते हैं, Mn+3, Mn क्या होता है भैया, Mn होता है आपका 4s2 3d5, 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया ये आपका 3d4 हो जाएगा। Fe+3 का मतलब हो गया आपका ये 3d5 हो जाएगा। Fe+2 3d6 होता तो 3d5 हो जाएगा। Sc+3 ये तो सब शून्य हो जाएगा, 4s भी 0 हो जाएगा, 3d भी 0 हो जाएगा, यहां पर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। Cr+3 में क्या हो जाता है भैया, 4s1 3d5 होता है, तो एक और दो और निकालोगे 3d3 हो जाएगा। साफ दिखाई दे रहा है कि सबसे ज्यादा यहां पर Fe+3 में होगा, इसके बाद Mn+3 में होगा, फिर यहां पर आपके Cr+3 में होगा, और एट लास्ट यहां पर स्कैंडियम+3 का यहां पर होगा। समझ गए यहां पे, तो ये वाला यहां पर आपका ये ट्रेंड बनेगा। आगे देखो, पूछा था कि यहां पर एसिटल्डिहाइड और अगर प्रोपेनोन की रिएक्शन कराएंगे डाइल्यूट बेस के साथ तो ये रिएक्शन कौन सी है। एसिटल्डिहाइड का मतलब CH3CHO की रिएक्शन जो है वो प्रोपेनोन क्या होता है आपका 3 कार्बन का कीटोन यहां पर पूछ रहा है। ये तो सबको समझ में आ ही रहा होगा, कुछ एल्डोल एल्डोल की बातें हो रही है, कैनिजारो हो नहीं सकता है, अल्फा H है, डाइल्यूट बेस ले रहे हो, ये भी एल्डोल को रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर। और आप देखो तो दोनों के पास यहां पर अल्फा H मौजूद है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, यहां से यहां पर आपका क्रॉस एल्डोल रिएक्शन आपकी ये बन जाएगी। यहां पर इंट्रामोलिकुलर भी ऑप्शन में दिया गया था। प्रोपाइन की रिएक्शन Hg2+ की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करवाना था, बहुत क्लियर और सेम क्वेश्चन मैंने आपके क्लासरूम में करवाया है। ये एकदम आप बाहर नहीं बोल सकते हो, यहां पर ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, क्या बन जाएगा CH3C से OH हो जाएगा, और डबल बॉन्ड यहां पर आपका ये CH2 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखोगे तो यहां पर आप टॉटोमराइजेशन कराते हो और ये वाला H यहां पर दे दोगे और ये डबल बॉन्ड O यहां पे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका CH3C डबल बॉन्ड OCH3। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, हर बच्चा यहां पर जानता है। एक यहां पर ऑर्गेनिक की IUPAC भी आई थी, कुछ आई थी तो एल्डिहाइड की ही यहां पर, लेकिन बच्चे के थ्रू बहुत ज्यादा क्लियर हो नहीं पाया, इसीलिए मैं यहां पर इस क्वेश्चन को यहां पर स्किप कर दिया हूं। तो मतलब ऑर्गेनिक IUPAC आई थी लेकिन सिंपल ही दिखाई दे रही थी। यहां पर ये क्वेश्चन था कि शायद ये भी क्वेश्चन बहुत क्लियर नहीं था बच्चे की तरफ से कि किसका आई डिफरेंट होगा, वन हाफ फैक्टर किसका डिफरेंट है यहां पर आपका। ठीक है, ऐसा ही कुछ यहां पर आया था आपका। तो या ये आप देखोगे, अगर एक चीज ऐसे ही नोटिस कर लो आप, यहां पर ये तीनों एक जैसे हैं, जहां पर आपको Li+Cl- मतलब बेसिकली आप कह सकते हो कि अगर इनका वियोजन होगा तो यहां पर जो डिसोसिएशन होगा तो आपको 2-2 आयंस मिलेंगे। यही है जहां पर आपको डिसोसिएशन के बाद 3 आयंस मिलेंगे। तो शायद ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था, बहुत क्लियर नहीं हूं मैं यहां पर, ना ही बच्चे के द्वारा क्लियर किया गया था। पूछा जा रहा है कि मोस्ट एसिडिक कौन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार मैं ऐसा क्वेश्चन आपको यहां पर करा चुका हूं। आपको ये साफ दिखना चाहिए कि ये भाई साहब अल्कोहल है, यहां पर CH2OH है ना, ये अभी कल ही मैंने आपको इस बात को इंडिकेशन कराया था। ये तीनों क्या हैं आपके, ये तीनों यहां पर आपके जो है वो फिनॉल दिए गए हैं। आप नोटिस करो तो ये पैरा नाइट्रोफिनॉल है, ये आर्थो नाइट्रोफिनॉल है, वो आपका यहां पर फिनॉल है। पता होना चाहिए कि पैरा का सबसे ज्यादा, अभी मैं कल ही इस बात की चर्चा किया और कल ही ऐसा क्वेश्चन यहां पर आया भी था। पैरा आर्थो मेटा,
ये यहां पर पोएम आपको याद रखनी है। और फिर यहां पर आपका आएगा फिनॉल, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। चूंकि NO2 जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, बनने वाला जो एनायन फेनॉक्साइड आयन होगा उसको नो डाउट यहां पर ये स्टेबलाइज ही करेगा। तो नेट ऑर्डर मैंने जब लिख दिया तो कोई चर्चा ही नहीं करनी है, और इसके बाद ही यहां पर आपका अल्कोहल जो है वो आ रहा होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर आया था कि एट्रिबियम +2 YB+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करो। मैंने बताया था कि जितने भी लैंथेनाइड्स होते हैं उनका +3 मोस्ट स्टेबल मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। अब यहां पर कुछ ऐसे होते हैं जो कि +3 में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अगर वो +3 में नहीं करते हैं तो किसी न किसी लालच में कोई ऐसा होता है जो यहां पर नोवल गैस कॉन्फ़िगरेशन F0 पाने के लिए, कुछ ऐसे होते हैं जो यहां पर आपके हाफ फिल्ड F7 पाने के लिए, कुछ फुल फिल्ड F14 पाने के लिए। ये भाई साहब जो थे वो F14 में आपको मैंने लिखाया था, इसलिए यहां पर YB2+ का कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है। पैरा नाइट्रोफिनॉल को लेकर यहां पर स्टेटमेंट दी गई थी। याद करो मैंने आर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल को लेकर 4 बातें आपको बताया था। पैरा नाइट्रोफिनॉल में जो होता है वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ रहे होते हैं, 2 मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होती है, तो वहां पर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, वोलाटिलिटी कम होगी, एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। तो उन्हीं सबसे रिलेटेड यहां पर स्टेटमेंट्स आपके आए थे। देखो हाइब्रिडाइजेशन का यहां पर मैचिंग आया था आपको। अब आप सभी को पता है D2sp3 ऑक्टाहेड्रल होता है, sp3 आपका टेट्राहेड्रल होता है, DsP2 स्क्वायर प्लेनर होता है, और sp3d जो होगा वो आपका टेट्रागोनल बाइपिरामिडल होगा। यहां पर आपके रेट कांस्टेंट की यूनिट मैचिंग भैया किस शिफ्ट में नहीं आया, और किस बच्चे को यह बात नहीं पता थी, अगर वो पेपर एनालिसिस यहां पर देखा होगा, फर्स्ट ऑर्डर इससे मैच करेगा, जीरो ऑर्डर इससे, और सेकंड ऑर्डर इससे मैच करेगा। इसके बाद देखो मोस्ट बेसिक यहां पर आपसे पूछ रहा है, वो भी किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में। एक्वस सॉल्यूशन में आपको यहां पर याद होना चाहिए कि 213 का ऑर्डर होता है। अगर यहां पर मिथाइल ग्रुप है तो मिथाइल ही तो है, तो मोस्ट बेसिक अगर देखोगे तो यहां पर 2 डिग्री हो जाएगा। सेम क्वेश्चन मैंने आपको कराया ही था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मैचिंग आई थी, तो अभी ये तो मुझसे मत ही पूछना है यहां पर, ठीक है। उसके बाद यहां पर पूछा था कौन कलरलेस होगा +3 में, तो स्कैंडियम +3 में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, तो ये यहां पर आपका कलरलेस हो जाएगा। मॉलिक्युलरिटी को लेकर स्टेटमेंट आई थी। मैंने आपको मॉलिक्युलरिटी से रिलेटेड ढेर सारे स्टेटमेंट पढ़ाया है कि भैया मॉलिक्युलरिटी जो होती है वो यहां पर एक थ्योरेटिकल क्वांटिटी है। मॉलिक्युलरिटी जो होती है वो यहां पर आपका जो है वो सिर्फ 1 2 हो सकती है, बस मैक्सिमम 3 हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती है। 0 नेगेटिव फ्रैक्शनल ये सब होती नहीं है, थ्योरेटिकल वैल्यू यहां पर आपकी है। मैंने फिर ये भी बताया था कि मॉलिक्युलरिटी जो होती है वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस में मीनिंगलेस बात है कि हम पूरे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी बताएं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस में हर एक स्टेप की मॉलिक्युलरिटी डिफाइन की जाती है। जो स्लो स्टेप होगा जहां से आप ऑर्डर निकाले हो, अगर वहीं से चाहो तो मॉलिक्युलरिटी भी निकालोगे तो ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी सेम आ जाएगी, अगर वहां पर कोई इंटरमीडिएट ना हो। मैंने ये सारी बातचीत आपसे यहां पर कर चुका हूं, तो स्टेटमेंट रिलेटेड आया था। यहां पर यह भी क्वेश्चन था कि आप एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल्स बताइए 20% वेट बाय वेट सॉल्यूशन ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल में। सुनो बी, अब ये कल ही क्वेश्चन मैंने सेम टू सेम कराया था और ये ऑलरेडी इसी बार आ चुका है। तो 20 ग्राम बटे 100 ग्राम, 20 ग्राम बटे 100 ग्राम, 20 ग्राम यहां पर सोल्यूट 100 ग्राम के सॉल्यूशन में मौजूद है। ये हमसे पूछ रहे हैं एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल्स। एथिलीन ग्लाइकॉल आपका एक यहां पर सोल्यूट है, इसका मोल मतलब इसका मास बटे मोलर मास। यहां से आपको 20 ग्राम मिल गया और यहां से इसका मोलर मास रख दीजिएगा। अब यही नहीं पता होगा कि एथिलीन ग्लाइकॉल ये होता है तो कहानी तो वैसे ही गड़बड़ हो जाएगी। जबकि मैंने एथिलीन ग्लाइकॉल का सेम टू सेम क्लास में क्वेश्चन करा के रखा हूं मैं। 12 दूनी 24, 4 28, 2 30 और 32 62 यहां पर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा। यहां पर फिर आपको विटामिन की मैचिंग आई थी जिसमें राइबोफ्लेविन जो कि विटामिन B2 का नाम होता है, यहां पर विटामिन A का नाम या इससे रिलेटेड डिजीज, मतलब यहां पर विटामिन की मैचिंग आई थी। बच्चे ने ऐसा यहां पर हिंट किया है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पैसेज मतलब 5 क्वेश्चंस, 1 मोलर कंडक्टेंस की यूनिट आई थी। ऑलरेडी मैंने इसके बारे में कल भी आपको बोला था, मतलब हर दिन मैं इसके बारे में बोल रहा हूं, तब मैं दोबारा नहीं बोलूंगा। CaCl2 का लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस पूछा था जिसमें Ca2+ और Cl- का दिया हुआ था। सबको पता है कि यहां पर क्या हो जाएगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ Ca2+ हो जाएगा प्लस ट्वाइस ऑफ
लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ Cl माइनस हो जाएगा। ये वाली कहानी हो जाएगी यहां पर आपकी, ठीक है। चलो, डाउज मेथड यहां पर आया था, जिससे आपको पता है कि आप क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बना रहे होते हो 623 केल्विन के टेम्परेचर और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। तो इस तरीके से यहां पर 30-32 क्वेश्चंस की पूरी जानकारी यहां पर मिली हुई है। आप देख सकते हो, खुद बताओगे कि पेपर का लेवल काफी इजी था। हो सकते हैं कि 10 क्वेश्चंस अच्छे होंगे जो कि यहां पर बच्चों ने आंसर नहीं बताया है मुझे, या नहीं बता पाए हैं। तो ओवरऑल हम लोग यहां पर पेपर को इजी साइड में रखेंगे। और अगर मैं बातचीत करूं तो 13, 14, 15, 16 इन सब में आज सबसे आसान पेपर यहां पर देखा गया, सबसे आसान। यहां पे बच्चों को सबसे परेशान मुझे लगता है यहां पर 15 मई का जो पेपर था वो यहां पर किया हुआ है, जितना मुझे देखने को मिल रहा है। बाकी यहां पर जो 13, 14 कुछ एक जैसे लेवल के थे, 16 सबसे इजी आ गया यहां पर। तो ये है ओवरऑल बातचीत 16 मई के पहले शिफ्ट के पेपर की बातचीत में भी। जो भी यहां पर बच्चे आगे आने वाले सेशंस के होंगे वो यहां पर कॉन्फिडेंस फील कर रहे होंगे। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को कर ले रहे हो तो आपके पेपर के भी क्वेश्चंस हो जाएंगे। जो आपको पढ़ाया गया उस पर कॉन्फिडेंस रखिए। आखिरी उम्मीद रसायनशाला की प्लेलिस्ट से मैक्सिमम रिवीजन करिए बस। बाकी कुछ आपको सोचना विचारना नहीं है, कुछ भी इधर उधर हाथ पैर नहीं मारना है, सब कुछ आपके रेंज में है। और अब तो आपको बहुत कुछ चीजें आइडिया भी लग चुका है कहां से क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। तो बहुत कुछ चीजें आपके रेंज में अब यहां पर हो जा रही हैं, ठीक है। तो बस पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। और अगले 2 दिन हम आपका बेहतरीन रिवीजन भी करवा रहे होंगे। आज रात में मैं आपसे मिलूंगा तो मैं 13 से 16 की पूरी एनालिसिस यहां पर आपके साथ करूंगा, ठीक है। चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।